Dear students, welcome all of you again in this lecture room. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन. तो ये तो पिछले लगभग हमने इस पर 8 लेक्चर दिए हैं इस टॉपिक पर. हमने इसमें बहुत से सब हेडिंग्स पढ़ लिए या सब टॉपिक्स. तो उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया इस रेस्पिरेशन पर. तो उसके बाद हमने मैकेनिज़्म पढ़ा इसमें. तो मैकेनिज़्म हमने 4 स्टेप्स में पढ़ा. तो 1 स्टेप एज आई टोल्ड यू दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. जानते हो फर्स्ट स्टेप जो हमने इसमें पढ़ा दैट वाज ग्लाइकोलिसिस. तो दूसरा स्टेप इसमें हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. मैं शॉर्ट में यहाँ लिखूँ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन दूसरा स्टेप पढ़ा हमने. तो तीसरा स्टेप हमने इसमें पढ़ा क्रेबस साइकिल KC. तो लास्ट स्टेप हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये मैकेनिज्म है क्योंकि जब हम डिविजन रेस्पिरेशन की इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं C6H12 O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ATP और एनर्जी. तो ये रिएक्शन हम ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में ये हो जाएगा या उसको कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ही नहीं, सिंपल प्रोसेस है. और हमने यहाँ देख लिया कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स क्योंकि इसको एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, बहुत से इंटरमीडिएट सबस्टेट्स भी प्रोड्यूस करने हैं. तो ये इसका 4 स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेबस साइकिल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो वी हैव कंप्लीटेड इट. तो आज का जो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको लगेगा या कोई इंक्वायरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टेल मी दैट आफ्टर द क्लास. आई विल रिपीट दैट. तो आज का जो टॉपिक है छोटा मोटा मैं कहूँ सब टॉपिक है. अगर ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये विल बी हार्डली 1 or 2 मार्क्स क्वेश्चन. दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कोशेंट. आप ये सुना होगा, मेरे ख्याल में पढ़ा कि नहीं सुना है? सुना है रेस्पिरेटरी कोशेंट. तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट RQ. रेस्पिरेटरी कोशेंट इट इज रिप्रेजेंट एज RQ. तो अभी मैंने ये इक्वेशन लिखी है C6H12 O6. तो उसके बाद ऑक्सीजन कंबाइन किया इसके साथ. तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. हम शॉर्ट में यहाँ लिखेंगे एनर्जी. ये इक्वेशन है. तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं तभी तो हमें ये रेस्पिरेटरी कोशेंट समझ में आएगा या हम इसको समझ पाएंगे. 1 इज ऑक्सीजन, 2nd इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो ये रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में होती है या प्लांट्स में होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं. हम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इस्तेमाल करते हैं. तो साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. आई थिंक वी यूज़ और कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. वी ये देखो आप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी कंज्यूम ऑक्सीजन. During respiration we consume oxygen and we release carbon dioxide. We release carbon dioxide. तो ये RQ जो है रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये इन्हीं 2 सबस्टेंस पर डिपेंड करता है. कितना हम ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे. तो वही तो रेस्पिरेटरी कोशेंट है. तो यहाँ किस तरह हम डिफाइन करेंगे. मान लो यहाँ मैं लिखूँगा ऐसे वी कंज्यूम, इसके बदले में लिखूँ वी यूज वॉल्यूम ऑफ वी कंज्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर कंज्यूम के बदले में यहाँ लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ कार्बन ऑक्सीजन यूटिलाइजिंग या कंज्यूमर, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग. 2 स्टेप्स में लिखूँ. एक तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग, यानी कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हम कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन में, और कितना अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो इसी पर ये रेस्पिरेटरी कोशेंट डिपेंड करता है, इसी के आधार से हम इसको डिफाइन भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो, it is defined as the ratio between the volume of carbon dioxide released to the volume of oxygen consumed or utilized। जब हम रेस्पिरेटरी कोशेंट डिफाइन करते हैं तो हम एक रेशो के अंदाज में डिफाइन करते हैं। एक्चुअली ये एक रेशो है, रेशो किनके दरमियान, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन की। तो तभी मैंने कहा इट इज अ रेशो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, या शॉर्ट में लिखूं मैं RQ। अब मैं इक्वेशन की सूरत में लिखूंगा RQ मीन्स रेस्पिरेटरी कोशेंट, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड और वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। मैं अगर इक्वेशन की सूरत में लिखूं या रिप्रेजेंट करूं फार्मूला की सूरत में, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू या और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब तो अगर आपको याद होगा जब मैंने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया तो उसमें मैंने बता दिया जो भी सब्सटेंस हम एज अ फूड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं या ऑब्टेन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्टेट। ये मैंने आपको बताया, अगर आपको याद होगा, द सबस्टेंस which is used as fuel or food during respiration is called as respiratory substrate। ये आप पॉइंट लिखो, कभी कभी डिफिनेशन भी आता है। द सबस्टेंस or food material which is used as a fuel during respiration, it is called as respiratory substrate। The substance used during respiration as a fuel or food material, it is called as respiratory substrate। Clear? कभी कभी एग्जाम में भी आ सकता है डिफिनेशन एक मार्क की सूरत में। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हम इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल, दे आर, मैंने बताया भी पहले लेक्चर में, देयर आर 4 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर फ्यूल्स। वन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, एज आई टोल्ड यू, वन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज कॉल्ड एज फैट्स, third is called as proteins, and fourth one is called as organic acids. So these are the 4 respiratory substances, or we can say fuels, क्योंकि जो भी एनर्जी देता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। ये नहीं कि पेट्रोल ही सिर्फ फ्यूल है, जो भी हमें एनर्जी देगा दैट इज कॉल्ड एज फ्यूल। फूड मटेरियल वॉट एवर वी ईट that produces energy in our body, so that may be called as fuel or that may be called as substrate। But in our body 4 substances, one is called as carbohydrate, second is called as fats, third is called as proteins, and the last one that is called as organic acid। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, name the respiratory substrates or name the fuels which are used during respiration as respiratory substrates। Clear? तो इन्हीं का हमने रेस्पिरेटरी कोशेंट निकालना है, क्योंकि मैंने कहा रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पहले हम ले लेंगे फैट या कार्बोहाइड्रेट का,
फर्स्ट लेट्स वी टेक आर क्यों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का ले लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता ही है ग्लूकोज इज यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी। तो ग्लूकोज की फार्मूला क्या है C6H12O6। इसके साथ क्या कंबाइन होता है ऑक्सीजन O2। तो ये देगा क्या है CO2 6 टाइम्स है ना, CO2 6 टाइम्स देता है प्लस वाटर भी 6 टाइम्स देता है प्लस एनर्जी। ठीक, तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम ग्लूकोज मेंशन करते हैं क्योंकि ग्लूकोज ही यहाँ पर हमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने यूटिलाइज किया यहाँ पर। तो ऑक्सीजन देखते हैं, अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ कितने आई, आपने पढ़ा होगा 11th में या 10th में भी आपने पढ़ा होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, है ना। तो उसमें हम यही देखते हैं कि एटम्स राइट साइड और लेफ्ट साइड हमें उसको इनको इक्वल करना है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 12, यहाँ पर 6 अनुसार है ना, 6 इसको मल्टीपल होगा 6 अनुसार 6, तो 6 प्लस 12 कितने होंगे 18 ऑक्सीजन आएंगे। तो कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है, 12 है हाइड्रोजन, है ना 12 है भी 6 2 क्लियर। आप इसको कंपेयर करेंगे इस साइड, कार्बन कितने हैं 6, तो कार्बन यहाँ पर 6 क्लियर। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पर कितने हैं ये भी ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2, 6 प्लस 2 = 8। तो व्हाट वी आर लैगिंग, हाउ मेनी वी आर लैगिंग, यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 18 है। तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे हम 6 से मल्टीपल, 6 2 12 प्लस 6 वो है ना आएगा, आओ बड़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अगर इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस के अंदाज से देखेंगे तो इट इज बैलेंस हियर ना। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने इस्तेमाल हुए, कितने हुए नहीं यहाँ पर 6 टाइम्स, उसको छोड़ो। हाँ मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, एटम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 6 टाइम्स है ना ऑक्सीजन यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स है ना, ये भी है ना 6 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पर आप इसको R क्यों इक्वल इसमें इनका वैल्यू फिट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, मैं यहाँ क्या लिखूँ 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड 6 ऑक्सीजन, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। आई कैन राइट हियर R क्यों इक्वल टू 6/6 है ना, क्योंकि ऑक्सीजन भी बराबर है यहाँ, तो दिस विल कैंसिल हियर व्हाट विल बी 1। सो रेस्पिरेटरी क्वोशंट फॉर कार्बोहाइड्रेट इट इज 1। मतलब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर हमें देखना है। और आगे इनको कुछ नहीं करना है, यानी मैंने बताया बैलेंस को छोड़ दो। आपने ये देखना है कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने यूटिलाइज किए या कंज्यूम किए और कितने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हुए। तो ये हम इस फार्मूला में फिट करेंगे इनका वैल्यू। तो उसके बाद इसका देखते हैं, अगर ये बराबर ऊपर और नीचे का दोनों का बराबर आया वैल्यू तो इट विल बी इक्वल टू 1। तो 1 इज कॉल्ड एज यूनिटी। जब भी किसी का वैल्यू 1 होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं या यूनिटी कहते हैं। सो हियर वी राइट डाउन हियर यूनिटी आल्सो। सो द रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वन आर यूनिटी, 1 आर आप लिखो द रेस्पिरेटरी क्वोशंट के अक्सर ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये अक्सर आता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से मैं कहूँ क्लियर हो गया। तो उसके बाद ले लेंगे हम फैट। तो फैट का अक्सर इट इज मोस्टली लेस देन 1, जान लीजिए फैट और प्रोटीन का लेस देन 1 आता है। फैट एंड प्रोटीन का लेस देन आप लिखो यहाँ पर द रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ
fats and proteins is less than 1. The respiratory quotient of fats and proteins is generally less than 1. आपकी NCERT में यहाँ पर फैट की एग्जाम्पल दी हुई है। अगर आप NCERT देखेंगे तो वहाँ फैट का उन्होंने निकाला है एक कंपाउंड का पालमेटिन। ये एक फैट इन्होंने यहाँ लिया है, आपकी NCERT में दिया गया है, तो ये हम ले लेंगे एज एग्जाम्पल और यहाँ पर इसको देखते हैं उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या आएगा। इसकी फार्मूला है C50H98O6 किसकी? पालमेटिन की। पहले आपको फार्मूला इसकी याद करनी है, C50H98O6। अब इसको इक्वेशन की सूरत में हम देखेंगे, यहाँ पर याद पाएंगे C50H98O6 इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा O2, तो ये क्या देगा? CO2 प्लस H2O। हमें सिर्फ देखना है ऑक्सीजन और कार्बन, इनको छोड़ दो आप। वहां पर मैंने दिखाया को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यहां पर ये 145 molecules of oxygen are consumed and 102 molecules of carbon or carbon dioxide are released। ठीक है, जब ये पालमेटिन एज ए सबस्ट्रेटिव फ्यूल इस्तेमाल होता है तो उस वक्त जब ये इस रेस्पिरेशन में दाखिल होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये आपको याद रखना है। तो उसके बाद इस वैल्यू को हम इक्वेशन में फिट करेंगे आप। तो पहले क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कितना है? 102। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 145। तो इसको आप कीजिए चालू, कर सकते हैं इसको। एक 102 को डिवाइड करना है किससे? 145। तो इसको वैल्यू जो आता है दैट इज ख्याल में 0.7 आता है शायद, 0.7। सो इट इज लेस देन 1। तो ये आप लिखेंगे फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है दैट इज लेस देन 1। ये एग्जांपल आपकी NCERT में दी गई, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको, वरना आप सीधा याद रखोगे कि फैट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज लेस देन 1, क्योंकि एग्जांपल आपकी दी गई है, इसलिए मैंने यहाँ आपको दिखाया दैट इज 0.7। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ प्रोटीन्स, आप ये लिखो थर्ड वाला, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ प्रोटीन्स, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ प्रोटीन्स यानी RQ ऑफ प्रोटीन्स दैट इज इक्वल टू 0.9। आप याद रखो जल्दी, दैट इज इक्वल टू 0.9। हाँ, अगर आपको फॉर एग्जांपल एज ए प्रॉब्लम की सूरत, न्यूमेरिकल की सूरत में अगर आपके एग्जाम में आएगा, वहां तो दिया होगा उसके वैल्यूज। ठीक है, मान लो आपको ये एग्जाम में एज न्यूमेरिकल सूरत में आएगा, तो उस वक्त वहां पर इक्वेशन अच्छी तरह दी हुई होगी, उसमें या ये भी लिखा गया होगा कि उसमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए, कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए, तो आप इसका अच्छी तरह से आर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप लिखेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ प्रोटीन इज 0.9। सो दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये समझ में आ गया? फिर से कहूँ, डू यू गेट इट? तो आप, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो फैट और प्रोटीन है दे गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन और फैट जो है दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू गिव, दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देन कार्बोहाइड्रेट, बट व्हाई वी प्रेफर ग्लूकोज, है ना। जब अगर कोई बीमार पड़ता है तो उससे भी हम ग्लूकोज ही देते हैं, है ना, ड्रिप एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप।
तो इसका जवाब यही है, जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन में दे कंज्यूम मोर एंड मोर ऑक्सीजन। कौन? फैट और प्रोटीन जब उनकी ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो उस वक्त दे नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू गेट ब्रेक डाउन और टू गेट ऑक्सीडाइज। दैट इज व्हाई वी यूज कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेड ऑफ दीज 30, सो अदरवाइज दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर एनर्जी। कभी कभी कोई पूछ सकता है आपको। सो दिस वाज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। उसके बाद इसमें और एक छोटा सा टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। और एक छोटा सा टॉपिक एम्फीबोलिक पाथवे। लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल में इसमें रेस्पिरेशन में, एम्फीबोलिक पाथवे। अगर हम लिटरल मीनिंग इसकी देखेंगे, एम्फी मीन्स आपने फ्रॉग इज एम्फीबियन। व्हाई दैट इज एम्फीबियन? दैट शो डिवल नेचर, है ना, दैट शोज डिवल नेचर, उसको हम एम्फी कहते हैं। तो फ्रॉग ले लेंगे, पानी में भी रहती है, खुश्की में भी रहती है। या इस तरह हम जो ब्रायोफाइट्स है उनको भी हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि वो वाटर में भी होते हैं और यहाँ भी, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ लिटरल मैंने ले लेंगे इसकी टर्म, एम्फी मीन्स डिवल पाथवे। तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ ली। तो रेस्पिरेशन में हमने क्या देख लिया? अक्सर हम कहते हैं ये रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस अगर किसी से भी कहोगे वो कहेगा रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाई इज कैटाबॉलिक प्रोसेस? हियर ब्रेक डाउन ऑफ या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ पर हम ब्रेक डाउन इसको करते हैं, तोड़ते हैं, तो एनर्जी हासिल करते हैं, तो तभी तो हम इसे कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं C6H12O6 रेस्पिरेशन में, तो क्या देता है? प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना। यही हम रेस्पिरेशन में लिखते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम लिखते हैं, वहाँ क्या, यही दो हम कंबाइन, ये तीन कंबाइन करते हैं, तो वापस क्या मिलता है? है ना। वहाँ पर हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या एनर्जी लिखेंगे हम यहाँ पर, तो देता क्या है? C6H12O6 प्लस, है ना। यहाँ पर देखते हैं रिएक्टेंट इज फूड मटेरियल एज वेल एज ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन यहाँ पर रिवर्स इज द केस। तो कभी कभी हम रेस्पिरेशन को रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, या फोटोसिंथेसिस को रिवर्स प्रोसेस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है वो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो वहाँ पर रिएक्टेंट बनता है। कभी कभी कोई पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो इसीलिए हम रेस्पिरेशन को कहते हैं दिस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस कहते हैं जहाँ तो एनर्जी, है ना, फूड मटेरियल बनता है, वहाँ पर ये यूटिलाइज होता है। लेकिन जब हम अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं इसकी, तो अच्छा, जब हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? मेटाबॉलिज्म, है ना। दिस विल बी मेटाबॉलिज्म। कभी कोई पूछ सकता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रिएक्शंस हमारी बॉडी में दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिक में प्रोडक्ट्स बनते हैं, सो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन जब हम ये गौर से देखा गया, जो रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन हमेशा कैटाबॉलिक नहीं होती है, ये कभी कभी एनाबॉलिक पाथ भी फॉलो करती है। देखो यहाँ पर हम तीन रेस्पिरेटरी सबस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन फैट्स, है ना, फैट भी इस्तेमाल है, फ्यूल करते हैं, होता है हमारी बॉडी। सेकंड इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, जो हमने डिटेल में पढ़ लिया।
थर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटीन। यही तीन लिखिए हम। ये तीन रेस्पिरेशन में एज फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल होते हैं। तो हमने पढ़ लिया ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज है ना, मतलब इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये इसकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है जो हमने पढ़ लिया, या ये क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तभी तो एनर्जी देता है, ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर शार्ट में हम देखते हैं ये ग्लूकोज जो है इसके साथ एटीपी मिलता है। अगर आप ये ग्लाइकोलाइसिस आप रिमाइंड उसका रिकॉल करोगे तो फर्स्ट स्टेप उसमें मैंने कहा जो ग्लूकोज है उसके साथ क्या मिलता है, एटीपी। ये क्या देता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज, मैं जानता हूं यहाँ कुछ नए आए हैं इसलिए आपको दुश्वार होगा ये समझने में, यहाँ बताऊं। ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो फ्रैक्टोज में कौन सा होता है, कीटोन। ये मैंने बताया। यहां पर जब आप देखोगे CHO दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगा, ATP। तो ATP हम ऐसे लिखते हैं, है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां से एक फास्फेट यहां से रिमूव होता है इस ATP से, वो किस कार्बन पर, छठे कार्बन पर आता है। तो तभी हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही है, 6 मीन जो इसका छठा कार्बन है इस पर फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो उसके बाद यहां पर आइसोमेराइजेशन भी जो मैंने पढ़ाया आपको, ये ग्लूकोज जो है ये फ्रैक्टोज में कन्वर्ट, मैं शॉर्ट में लिखूं FR, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। यहां से फिर बताऊं मैं, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड CHO। तो उसमें आइसोमेराइजेशन होती है, वो आपने 10th में पढ़ा होगा। आइसोमेराइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें केमिकल फार्मूला सेम रहती है बल्कि स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है। यहां पर फार्मूला क्या है, C6H12O6 की, ग्लूकोज की। तो ये मगर फंक्शन ग्रुप क्या है, CHO। इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होगी यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, इस पर जो दूसरा कार्बन है यहाँ पर कीटोन ग्रुप बनेगा, C डबल बॉन्ड O। कीटोन ग्रुप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो बाकी सेम रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्टोज। यहाँ क्या था, CHO, यहाँ स्ट्रक्चरल चेंज हुई, ये बना कीटोन ग्रुप। बाकी ये भी C6H12O6, जो केमिकल फार्मूला ग्लूकोज के लिए है वही फार्मूला फ्रैक्टोज के लिए है। अगर मैंने पढ़ा है, अच्छी तरह पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे आप में जिन्होंने लेक्चर उस दिन नहीं दिया, तो इसलिए मैंने थोड़ा रिकॉल किया। तो दिस विल गिव फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। तो उसके बाद यहाँ पर और एक ATP इसमें इसके साथ कंबाइन होता है, सो दिस गिव्स फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। जब यहाँ पर ATP कंबाइन होगा, ATP, तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ एक फास्फेट यहाँ से रिमूव हुआ था, तो यहाँ पर आया था छठे कार्बन पर, यहाँ पर है छठे कार्बन पर। अब दूसरा फास्फेट यहाँ से निकलेगा, वो किस कार्बन पर आएगा, पहले कार्बन पर आएगा। यानी कि यहाँ पर जब ATP इसके साथ कंबाइन होगा, किसके साथ, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट के साथ क्या ATP कंबाइन होगा, तो इस ATP से एक फास्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, वो कहाँ पर आएगा, कार्बन नंबर 1 पर। तो तभी तो हम, ये तो है फ्रैक्टोज, ये क्या है फ्रैक्टोज, मगर पहले कार्बन पे भी है क्या है फास्फेट, 6 कार्बन पे भी है फास्फेट, तो हम कहते हैं फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। डाई मींस 2, फर्स्ट एंड सेकंड, सो दिस कॉल्ड एज फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। तो उसके बाद यहां पर दो इसमें लिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6, ये 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा, तो इसके भी 3 कार्बन आएंगे, इसके भी 3 कार्बन। मैंने ये पढ़ा है, आपकी खातिर में रिपीट कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। जब अगर ये मैंने जो पहला लेक्चर दिया है ग्लाइकोलिसिस,
तो वो इसका वीडियो जो मैंने बनाया वो आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छी तरह पढ़ाया है। तो ये ब्रेक डाउन होगा, तो एक कंपाउंड यहाँ की तरफ आएगा, उसमें भी 3 कार्बन होंगे, एक कंपाउंड यहाँ की तरफ आएगा, उसमें भी 3 कार्बन। जो यहाँ पर आएगा उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। शॉर्ट में लिखता हूँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। हालांकि पढ़ाना मैंने कुछ और है, लेकिन जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसमें 3 कार्बन होते हैं। देखो यहाँ पर है ना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर ब्रेक कितने कार्बन रहे ऊपर, कितने रहे ऊपर 1 2 3, तो आ गए नीचे 1 2 3। सो नीचे ये जो ये कंपाउंड बनता है जिसका नाम फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड PGAL, फास्फोग्लाइसरल। तो इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं। 3 + 3 = तो जिसका यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। तो फिर ये फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड क्रेब्स साइकिल फॉलो करता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो एनर्जी देता है। ये हमने पढ़ लिया डिटेल्स। अब तो ये फैट है, फैट डायरेक्टली एज सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं होगा। जब रेस्पिरेशन होगी किसकी, फैट की, तो ग्लूकोज को डायरेक्टली इस्तेमाल हम करते हैं, होता भी है। जब फैट को हमने रेस्पिरेशन करानी है या ऑक्सीडेशन करानी है, तो पहले इस फैट को हमने ब्रेक डाउन करना है। पहले क्या करना है, ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन पाथवे फॉलो नहीं कर सकते हैं। कौन, फैट और प्रोटीन दोनों ये डायरेक्टली फॉलो नहीं करेंगे रेस्पिरेशन, पहले इनको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। तो फैट जब ब्रेक डाउन होगा ये क्या देता है, नंबर 1 ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फिर ये दोनों रेस्पिरेशन में चले जाते हैं, वहां एनर्जी देते हैं। कौन कौन, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। इसी तरह जो प्रोटीन है ये भी डायरेक्टली रेस्पिरेशन में दाखिल, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई आपको पूछ सकता है क्या ये प्रोटीन डायरेक्टली रेस्पिरेशन में दाखिल होता है या पहले से कुछ और प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो आपने जवाब देना ये डायरेक्टली एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन किसमें हो जाएगा, ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, किसमें, अमाइनो एसिड्स में। तो अमाइनो एसिड्स जब बनेंगे तो यहाँ पर और एक प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज डीएमाइनेशन। फर्स्ट क्या होगा, प्रोटीन विल ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स, उसके बाद डीएमाइनेशन होती है। डीएमाइनेशन मींस इनमें अमाइन NH ग्रुप जो होता है, NH ग्रुप ये उसमें रिमूव होता है, दैट इज कॉल्ड एज, है ना, डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन कौन सी प्रोसेस है, जब इन अमाइनो एसिड्स में से अमाइन ग्रुप बाहर निकालेंगे तो उसको हम डीएमाइनेशन कहते हैं। तो उसके बाद ये रेस्पिरेशन में चला जाएगा। क्लियर, आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से बताऊं मैंने कहा हम रेस्पिरेशन में बहुत से सबस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्लूकोज की खासियत है डायरेक्टली रेस्पिरेशन फॉलो करता है, मगर फैट और प्रोटीन ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन फॉलो पास नहीं करता है, बल्कि पहले इनको क्या होना पड़ता है, ब्रेक डाउन होना पड़ता है। फैट को पहले फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल बनाना पड़ता है। इसी तरह प्रोटीन जो है इसको पहले अमाइनो एसिड, उसके बाद डीएमाइनेशन करना पड़ता है, उसके बाद ये रेस्पिरेशन फॉलो करेगा। तो यहाँ मेरे ख्याल में टाइम इज ओवर, तो दूसरा क्लास आपका शुरू हुआ। तो ये जो है एम्फिबोलिक पाथ, ये एक्चुअली जो हमारा लेक्चर जो था तो ये हम कल कंप्लीट करें। यहाँ तो तक आपको समझ में आ गया, क्लियर हो? सो आई थिंक सेक्शन फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।